हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आपका आपके YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके लिए अपने इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर बीकॉम के सिलेबस के कंपलसरी सब्जेक्ट इनकम टैक्स की पूरी एक सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको एक तरफ से हर एक रूल और उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 बाय 1 मिलते हैं। आप हमसे जुड़कर अपने कॉमर्स की पढ़ाई एक प्रॉपर वे में पूरी कर सकते हैं। जैसी पढ़ाई आप पाना चाहते हैं, यहाँ बिल्कुल वैसी ही पढ़ाई आपको अवेलेबल कराई जाती है। हम आपकी ज़रूरतों का विशेष ख्याल रखते हैं। हमें ये पता है कि आपके लिए वो क्लासरूम पढ़ाई, वो ऑफलाइन पढ़ाई सबसे बेहतर क्यों हुआ करती थी, और उसी अंदाज को समेटे हुए हम आपके लिए ऑनलाइन नेटवर्क पर बीकॉम और एमकॉम के जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हों या न्यूमेरिकल, उनकी स्पेशल कोचिंग क्लासेस आपके लिए लेके आते हैं। तो देर किस बात की? अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं और अपनी पढ़ाई अपने घर बैठे एक सिस्टमेटिक ढंग से एक प्रॉपर वे में पूरी करना चाहते हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सकें। आप हमसे जुड़कर अपनी पढ़ाई और अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन अपनी शर्तों पर पूरी कर पाते हैं। आप हमसे पेड क्लास भी ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे एक रेगुलर क्लास पाते हैं। PDF मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो कि आय के 5 शीर्षकों में से अंतिम और एक महत्वपूर्ण शीर्षक है। कोई भी मदें अगर पहले 4 शीर्षकों में नहीं जाती, वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यवसाय अथवा पेशे से आय, पूंजी लाभ, अगर इन 4 शीर्षकों में कोई मद सम्मिलित नहीं होती, तो फिर वो अन्य साधनों से आय शीर्षक में आती है। पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है प्रतिभूतियों पर ब्याज। मैंने इनकी एक स्पेशल थ्योरी क्लास आपको दी थी कि प्रतिभूतियाँ कहते किसे हैं, प्रतिभूतियाँ कितने प्रकार की होती हैं और उनके ब्याज के संदर्भ में क्या क्या प्रावधान है। तो आज उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इलस्ट्रेशन 8। 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में मिस्टर पी के विनियोग निम्न थे। क्या दिया हुआ है? 7% सरकारी प्रतिभूतियाँ 25,000 रुपये की, 8% आगरा म्यूनिसिपल बांड 15,000 रुपये के, 9% मुंबई पोर्ट ट्रस्ट बांड 20,000 रुपये के, 7% सरकारी बांड 18,000 रुपये के, 6% विदेशी सरकार की प्रतिभूतियाँ 15,000। फिर आगे दिया हुआ है सुकन्या समृद्धि खाते में ब्याज जमा किया 3,000 रुपये। उसने प्रतिभूतियों पर कर योग्य ब्याज को संग्रहित करने के लिए 60 रुपये कमीशन का भुगतान किया, और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट बांड को क्रय करने के लिए लिए गए ऋण पर उसने 1,200 रुपये ब्याज के चुकाए। अन्य साधनों से आय शीर्षक की आय की गणना कीजिए। मैंने आपको प्रतिभूतियों के संदर्भ में बताया था कि प्रतिभूतियां 2 प्रकार की होती हैं। उम्मीद है आपको याद होगा। एक सरकारी प्रतिभूति होती है और एक गैर सरकारी प्रतिभूति होती है। ठीक, मैंने आपको ये बताया था कि सिक्योरिटीज 2 प्रकार की होती हैं, एक सरकारी प्रतिभूति और एक गैर सरकारी प्रतिभूति। सरकारी प्रतिभूति भी मैंने 2 प्रकार की बताया था, एक करमुक्त होती है और एक कर योग्य होती है। ठीक, करमुक्त सरकारी और एक कर योग्य सरकारी। इसमें भी 2 बताया था, एक करमुक्त गैर सरकारी और एक कर योग्य गैर सरकारी। करमुक्त गैर सरकारी और एक कर योग्य गैर सरकारी। इसके संदर्भ में आपने ये पढ़ा था कि इस पे कोई भी कर नहीं लगता, क्योंकि इस पे कोई भी कर नहीं लगता, और इनको फिर हम आय में जोड़ेंगे भी नहीं।
इस पे आपने पढ़ा था कि ये जरूर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं लेकिन कर योग्य होती हैं, कर योग्य होती हैं और इन्हें आय में जोड़ा जाएगा, लेकिन इन पे टीडीएस नहीं कटता। तो जब इन पे टीडीएस नहीं कटता तो इनके शकल बनाने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। अब अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ मैंने ये कहा था कि ये आंखों का धोखा है, ये जरूर करमुक्त लिखे होते हैं लेकिन ये वास्तव में करमुक्त होते नहीं हैं, क्योंकि इन पर वही संस्था कर चुकाती है जो संस्था इन प्रतिभूतियों को निर्गमित कर रही होती है। तो करदाता के लिए ये करमुक्त बन जाते हैं, लेकिन चूंकि वो संस्था करदाता की ओर से कर दे चुकी होती है इसलिए उसे टीडीएस माना जाता है। अगर टीडीएस कटा तो जाहिर सी बात है सकल बनेगा, सकल बनेगा। ठीक है, यहां दो नियम है, क्या ब्याज दिया हुआ है और क्या हम ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर ब्याज दिया हुआ है तब दिक्कत, अगर ब्याज दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है टीडीएस काट कर ही ये देंगे, टीडीएस कट चुका है। और अगर टीडीएस कट गया तो फिर हमें सकल बनाना होगा। मतलब अगर सावधान रहना है, अगर प्रश्न में ब्याज दिया होगा तो मतलब टीडीएस कट चुका है, और अगर टीडीएस कट चुका है तो हमें शकल बनाना होगा। और यहां की बात करते हैं, अगर हम ब्याज निकाल रहे हैं तो तब फिर यहां टीडीएस नहीं कटा है और टीडीएस नहीं कटा है तो शकल नहीं बनाएंगे। कर योग्य तो दोनों ही होते हैं। मुद्दा है कब शकल बनेगा और कब शकल नहीं बनेगा, यही चीजें हमें क्लियर करनी है। तो मैंने ये कहा, आपको ये रूल याद होने चाहिए, ये तो बस मैंने एक समरी के तौर पर लिख दिया कि आपको याद आ जाए। फिर से जान लीजिए, हम आय के 5 शीर्षकों में से 5वें और अंतिम शीर्षक अन्य साधनों से कर योग्य आय निकाल रहे हैं। और मैंने वहां ये बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन के तौर पर इसमें जुड़ता है सिक्योरिटी, प्रतिभूति। अगर हम किसी कंपनी, चाहे वो सरकारी कंपनी हो या गैर सरकारी कंपनी हो, अगर हम किसी कंपनी के शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स खरीदते हैं तो वो हमारी प्रतिभूति होती है, उस पे हमें ब्याज मिलता है। और अगर उस पे हमें ब्याज मिलता है तो वो ब्याज कर योग्य भी होता है, करमुक्त भी होता है। हो सकता है उस पर टीडीएस कटा हो सकता है उस पर टीडीएस ना कटा हो। तो आप अपने पूरे इस लेसन के लिए एक बात दिमाग में बिठा लो, अगर टीडीएस कट चुका है तो शकल बनाएंगे, मतलब हमें कर कटने के पहले वाली राशि चाहिए, चाहे वो खुद दी हो और चाहे वो टीडीएस काट के दिया हो, तो हम शकल बना के ला लेंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बना रहे, हमें वो आय चाहिए जिस पे जो कर कटने के पहले रही हो, मतलब जिस पे कर ना कटा हो। तो अगर टीडीएस कट चुका है तो हम शकल बना लेते हैं। तो सिक्योरिटी पे 2 नियम, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एक नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो 2 है, करमुक्त और कर योग्य। तो जो करमुक्त होती है फिर उस पर कर नहीं लगना तो आय पे नहीं जोड़ते। कर योग्य जो है उस पर कर लगना है, आय में जोड़ते हैं, लेकिन उस पर टीडीएस नहीं कटता इसलिए शकल नहीं बनाते। फिर नॉन गवर्नमेंट पे आते हैं तो यहाँ 2 नियम है, सरकारी करमुक्त और कर योग्य। करमुक्त वास्तव में करमुक्त नहीं होती क्योंकि उस पर कर का भुगतान संस्था देती है, तो इसलिए उसे टीडीएस कटा हुआ मानेंगे और शकल बनाएंगे। जब कर योग्य हो तो 2 नियम रखिए कि आप ब्याज दिया हुआ है कि ब्याज निकाल रहे हो। अगर प्रश्न में ब्याज दिया हुआ है तो मतलब टीडीएस कट चुका है और आप शकल बनाओगे, और अगर ब्याज निकाल रहे हो तो टीडीएस नहीं कटा है तो आपको शकल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब अगर आपने ये नियम याद रख लिया तब हम आपको इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, इलस्ट्रेशन 8 जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये आपके दिमाग में बसा रहे तो बहुत बेहतर होगा और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप सवाल सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो आपको हर पग पर दिक्कत आने वाली है। ये चीज़ें आपके जहन में एकदम तरोताज़ा रहनी चाहिए। ठीक, तो चलिए, कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज।
for the assessment year 2020 and 2021 क्लियर आते हैं। इलस्ट्रेशन 8। अब एक तरफ से देखिएगा, सबसे पहले कह रहे हैं ये, और एक बात और प्रतिभूतियों के संदर्भ में आपने देखा है कि ब्याज पर्टिकुलर किसी एक निश्चित तिथि को दिया जाता है, और जो व्यक्ति उस दिन मतलब ब्याज मिलने वाले दिन उस सिक्योरिटी का मालिक होगा उसे ही ब्याज मिलेगा और उसी की यह माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में मिस्टर पी के विनियोग निम्न थे। 7% सरकारी प्रतिभूतियां है तो सरकारी, लेकिन करमुक्त नहीं है, कर योग्य है। तो कर योग्य है तो कर योग्य तो कर तो देना पड़ेगा, आय में जोड़ेंगे। लेकिन लगा क्या टीडीएस कटता है? तो मैंने पहले ही कहा इस पर टीडीएस नहीं कटता, और हम तो खुद भी ब्याज निकाल रहे हैं। तो जब हम ब्याज निकाल रहे हैं तो टीडीएस कटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक, तो क्या है? 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो भी कितने रुपए की? 25,000 की। तो 25,000 का 7%, 25,000 का 7%, 1,750, 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्लियर? 25,000 की सिक्योरिटी है जिसपे ब्याज 7% मिलेगा, ब्याज वही 7% ही आय होगी। 8% आगरा म्युनिसिपल बांड, 8% आगरा म्युनिसिपल बांड, आगरा म्युनिसिपल बांड। अब यहां भी वही चीजें दोहराई गई हैं, मतलब आगरा म्युनिसिपल बांड कहाँ है? तो जब आगरा म्युनिसिपल बांड कहा है तो सरकारी प्रतिभूतियों के तौर पर इनको दिखाया जरूर गया है, लेकिन ये करमुक्त में नहीं आती, किस में आती हैं? कर योग्य में आती है। तो जब ये कर योग्य में आती हैं तो इनका ब्याज कर योग्य होगा, लेकिन इस पर टीडीएस नहीं कटता। 15,000 की हैं तो 15,000 का 8%, 1,200। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, इसीलिए मैंने आपके लिए ये चार्ट बना दिया कि आपके दिमाग में ये बात फिट रहे। 9% मुंबई पोर्ट ट्रस्ट बांड, ठीक है ना? 9% मुंबई पोर्ट ट्रस्ट बांड, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट बांड, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट बांड। अब ये सब कर योग्य में है, गैर सरकारी में है। अब अगर ये गैर सरकारी प्रतिभूतियां हैं तो क्या ये करमुक्त हैं या कर योग्य? तो जो गैर सरकारी रहते हैं उनमें साफ तौर पर लिखा है करमुक्त है या कर योग्य लिखा रहेगा, और हम टीडीएस बना भी सकते हैं। तो लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, गैर सरकारी में है, कर योग्य में है। अब दो नियम, ब्याज दिया हुआ है कि हम खुद ब्याज निकाल रहे हैं, तो यहाँ हम स्वयं ब्याज निकाल रहे हैं। तो जब हम स्वयं ब्याज निकाल रहे हैं तो टीडीएस का कोई मुद्दा नहीं है। 9% मुंबई पोर्ट ट्रस्ट बांड 20,000 के, तो 20,000 का 9% कितना मिल जाएगा? 1,800। आगे 7% सरकारी बांड, 7% गवर्नमेंट बांड। तो सरकारी हैं लेकिन कर योग्य हैं। तो जब सरकारी हैं लेकिन कर योग्य हैं, इन पर टीडीएस नहीं कटता, और वैसे भी ब्याज तो हम स्वयं निकाल रहे हैं। याद रखिएगा, मतलब आप वो फाइनल अमाउंट चाहिए जिस पे कर ना कटा हो। तो 18,000 के हैं, तो 18,000 पर 7% आपने ब्याज निकाला, उसके बाद टीडीएस का कहीं नंबर आता है ना, 1,260। आगे 6% विदेशी सरकार की प्रतिभूतियां, ठीक, 6%, 6% गवर्नमेंट और फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फॉरेन सिक्योरिटीज, ठीक, फॉरेन सिक्योरिटीज वो तो कर योग्य में ही आती हैं, हम स्वयं ब्याज निकाल रहे हैं और इन पर टीडीएस की भी बात नहीं होती। 15,000 का 6% मतलब कितना? 900। अब बात आई सुकन्या समृद्धि खाते में ब्याज जमा किया, ये सरकारी में आता है और करमुक्त में आता है। और जब करमुक्त में आता है इस पर किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लगता। सुकन्या समृद्धि, इंटरेस्ट ऑन सुकन्या समृद्धि अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन
सुकन्या समृद्धि अकाउंट, समृद्धि अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ठीक, एग्जैम्प्ट। सुकन्या समृद्धि अकाउंट एग्जैम्प्ट होता है, उस पर ब्याज। उसने प्रतिभूतियों पर कर योग्य ब्याज को संग्रहित करने के लिए, कर योग्य ब्याज को, जो करमुक्त है उसको छोड़ दीजिएगा, कर योग्य ब्याज को संग्रहित करने के लिए 60 रुपए का कमीशन दिया, उसकी वो छूट पाएगा। आगे फिर कह रहे हैं मुंबई पोर्ट ट्रस्ट बांड को क्रय करने के लिए उसने ऋण पर ब्याज 1200 चुकाए हैं। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट बांड ये रहा, और इसको क्रय करने के लिए ऋण लिया है, उस ऋण पर ब्याज दिया है, इसकी भी छूट मिलती है। हमने 2 नियम बताए हैं। अगर कोई सिक्योरिटी का इंटरेस्ट आपके लिए कर योग्य है या डिविडेंड कर योग्य है, तो उसके संदर्भ में आपने जो कमीशन वगैरह दिया होगा या वसूली चार्ज दिया होगा, उसकी आपको छूट मिल जाएगी। और अगर आप कोई सिक्योरिटी ऋण लेकर खरीदते हो, उस पर आपको ब्याज मिलता है, तो जो इधर ऋण पर आप ब्याज देते हो आप उसकी भी छूट पाते हो। तो पहले ये जोड़ लेंगे, 1750 प्लस 1200, 1800, 1260 और 900, 6910, 6910 लेस एग्जेम्पशन, कर मुक्ति, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 57, कलेक्शन चार्जेज, कलेक्शन चार्जेज, जो प्रतिभूतियां कर योग्य हैं उनके ब्याज को चार्ज करने के लिए उन्होंने कितने रुपए खर्च किया है, वसूल करने के लिए कितने रुपए खर्च किया है, 60 रुपये। और जो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट बांड इनके पास है, इस मुंबई पोर्ट ट्रस्ट बांड को इन्होंने खरीदने के लिए ऋण लिया था, उस ऋण पर ब्याज चुकाया है 1200 रुपये। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक, कितने रुपए, 1200। और ये सिक्योरिटी को क्रय करने के लिए लोन लिया गया, इसीलिए इस लोन पे ब्याज की छूट मिल रही, नहीं मिलती, 1260। क्लियर? तो 6910 में से घटा देंगे 1260, तो 5650 टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मैंने आपको साफ तौर पर नियमों की एक सीरीज दे रखा है। आप उन नियमों पे अगर अपने आप को मजबूत बनाते हैं तो आप कहीं भी कोई गलती नहीं करते, अन्यथा आप ऐसे हमर में फंसेंगे ना, बाहर नहीं निकल पाएंगे। मैंने आपसे बार बार कहा है, इनकम टैक्स में आपका कोई सगा नहीं है, ना मैं ना खुद आप अपने। सिर्फ एक चीज़ आपकी सगी है और वो है आपकी नियमितता। अगर इनकम टैक्स में आप रेगुलर हो लिए तो फतेह हासिल हो गई। चलिए, हमने इलस्ट्रेशन 8 आपको समझा दिया। सीधी सी बात है, आप सिक्योरिटी के मामले में ये जानिए कि गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है। अगर एक बार आप वो भी भूल गए तो याद रखिएगा, गवर्नमेंट होंगी तो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का जिक्र होगा, तब तो वो एग्जाम्प्ट में, अगर एग्जाम्प्ट लिखा है स्पेशली, और कुछ एग्जाम्प्ट में थी, जैसे सुकन्या समृद्धि, कुछ विशेष मैंने गिनाए भी थे, तो वो करमुक्त में आती है। और अगर कहीं गवर्नमेंट है तो उस पर टीडीएस कटता नहीं है। करयोग्य हुई भी तो क्या हुआ, उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, तो सीधा करयोग्य। हाँ, नॉन गवर्नमेंट है तो टीडीएस कट सकता है, लेकिन यहाँ पे तो टीडीएस कटा हुआ होगा, सकल बनेगा। और यहाँ 2 नियम, जब ब्याज दिया हो और जब ब्याज निकाल रहे हो, तो स्पेशली अधिकतर हम ब्याज निकालेंगे ही, लेकिन आप नियमों को जानते रहिए। मैंने आपके लिए वो लिख भी रखा है ताकि आप नियमों के मामले में कंफ्यूजन में ना आए। शीर्षक तो ऐसा ही बनेगा फिर से, तो हम अलग से कोई हेड, मतलब अलग से कोई शीर्षक नहीं बना रहे हैं, शीर्षक तो बना ही होगा। हम इलस्ट्रेशन 9 पे आ जाते हैं, ठीक। इलस्ट्रेशन 9 देखिएगा क्या दिया हुआ है। 1 अप्रैल 2019 को मिस्टर यक्ष के विनियोग निम्न प्रकार थे: 10% यूपी गवर्नमेंट लोन, 10% इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट डिवेंचर,
जो 1 नवंबर 2018 को सम मूल्य पर क्रय किए गए थे। 10% जूट मिल कंपनी के ऋण पत्र 7,500। फिर आगे कहा गया सहकारी समिति के ऋण पत्रों पर ब्याज 1,000 रुपये। 1 अक्टूबर 2019 को उसने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट डिवेंचर 11,625 रुपये के बेच दिए और 12% पोर्ट ट्रस्ट बांड 20,000 रुपये के क्रय कर लिए, जिसके लिए उसने 15% प्रतिवर्ष की दर से 10,000 रुपये का ऋण लिया। चलिए आगे। प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय के लिए बैंक ने अंकित मूल्य पर 1% कमीशन तथा ब्याज संग्रहित करने के लिए 20 रुपये कमीशन वसूल किया। गत वर्ष अपने पिता की मृत्यु पर 1 दिसंबर 2019 को उसने 5,000 रुपये के 12% मुंबई गवर्नमेंट ऋण उत्तराधिकार में प्राप्त किए। प्रतिभूतियों पर ब्याज प्रतिवर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को देय होता है। कर निर्धारण 2020-21 के लिए उसकी पूंजी लाभ तथा अन्य साधनों से या शीर्षकों की गणना कीजिए। तो चलिए पहले हम अन्य साधनों से निकाल रहे हैं, फिर पूंजी लाभ निकाल लेंगे, क्योंकि बीच में एक प्रतिभूति उसने बेचा भी है। तो यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम सीधे वैल्यूएट करते हैं कि 1 अप्रैल 2019 को मिस्टर यक्स के विनियोग निम्न प्रकार के थे। ठीक, तो 10% यूपी गवर्नमेंट लोन। तो अब आप ये भाई साफ तौर पर लिखा है यूपी गवर्नमेंट को लोन दिया है, मतलब सरकारी प्रतिभूति तो है, लेकिन करमुक्त में नहीं आती, करयोग्य में आती। करमुक्त में आती तो स्पेशल मेंशन होता, और करयोग्य में आती है तो इस पर टीडीएस नहीं कटता। और वैसे भी आप खुद इंटरेस्ट निकालने जा रहे हो, जब आप स्वयं इंटरेस्ट निकालते हो तो टीडीएस का कोई मुद्दा नहीं होता। ठीक, तो सीधा करयोग्य। कितना दिया हुआ है? 10% यूपी गवर्नमेंट लोन। 10% यूपी गवर्नमेंट लोन 20,000 है, तो 20,000 का 10% कितना हो जाएगा? 2,000। आगे 10% इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट डिवेंचर जो 1 नवंबर 2018 को क्रय किए गए। लेकिन ध्यान रहे जस्ट नीचे ये कहा गया है कि वही 1 अक्टूबर 2019 को उसने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट डिवेंचर 11,625 में बेच दिए हैं। तो खरीदा है 1 नवंबर 2018 को, तो इस पे पहला ब्याज मिलेगा 1 जनवरी 2019 को। ध्यान दीजिएगा, एक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट डिवेंचर है इनके पास, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट डिवेंचर। तो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट डिवेंचर इन्होंने खरीदा है 1 नवंबर 2018 को। ठीक, तो इस पे सबसे पहला ब्याज मिलेगा 1 जनवरी 2019 को, जो कि हमारे गत वर्ष में नहीं होगा। फिर अगला ब्याज मिलेगा 1 जुलाई 2019 को, जो कि हमारे गत वर्ष में होगा। और फिर अगला ब्याज मिलता है 1 जनवरी 2020 को, लेकिन उसके पहले ही इसे ये क्या कर चुके हैं? बेच चुके हैं। ठीक, तो मतलब केवल कितना ब्याज मिलेगा? जब से उन्होंने खरीदा ब्याज तो 2 बार पाएंगे, लेकिन एक ब्याज हमारे गत वर्ष के पहले मिल चुका है जो कि पिछले वर्ष का था, और एक ब्याज हमारे गत वर्ष में मिलेगा, वही उतना हमें निकालना है। और मैंने कहा है ब्याज जिस भी व्यक्ति के पास वो सिक्योरिटी हो उसे मिलेगा और उसकी आय में जुड़ेगा। लेकिन हमारे गत वर्ष में जितना ब्याज मिला उतना, ये क्लियर हुआ ना। 1 नवंबर 2018 को खरीदा, तो नवंबर दिसंबर बीत जाने के बाद जनवरी को इनको ब्याज मिल गया, लेकिन वो पिछले साल था, मतलब गत वर्ष के भी 1 साल पीछे था। गत वर्ष तो हमारा 19-20 है, वो भी 1 अप्रैल से शुरू होगा। जब 1 जुलाई 2019 को ब्याज मिला तो वो हमारे गत वर्ष में मिला। तो हमारे गत वर्ष में केवल जुलाई और जनवरी होना चाहिए था, तो जुलाई वाला ब्याज मिला, लेकिन जनवरी वाला ब्याज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके पहले ये सिक्योरिटी बेच चुके। 10% इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट डिवेंचर जो 1 नवंबर 2018 को सममूल्य पर क्रय किए गए थे, उन पे पहला ब्याज 1 जनवरी 2019 को मिला, जो कि हमारे गत वर्ष में नहीं था। फिर 1 जुलाई 2019 को मिला, वो हमारे गत वर्ष में है। और फिर 1 जनवरी 2020 को मिलता, लेकिन उसके पहले ही ये बेचे जा चुके हैं। तो ये क्लियर कट रहा कि नहीं केवल ब्याज एक बार मिलेगा साल भर में, और जब साल भर में 2 बार ब्याज दिया जाता हो तो 6-6 महीने पे दिया जाता है, मतलब केवल 6 महीने का ब्याज वैल्यूएट होगा। तो 10% इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट डिवेंचर इंटरेस्ट ऑन 10%, ऐसा लिखें। ठीक,
इंटरेस्ट ऑन, इसे भी दिखा देते तो बेहतर होता। इंटरेस्ट ऑन 10% इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट डिवेंचर, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट डिवेंचर, ठीक। इंटरेस्ट ऑन 10% इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट डिवेंचर फॉर 6 मंथ, फॉर 6 मंथ, केवल 6 महीने का, ठीक, फॉर 6 मंथ। तो कितने रुपए के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट डिवेंचर है? 12,500 के, 10% 1,250, तो आधे साल का 625। आगे फिर कहा गया है 10%, क्यों आधे साल का है? क्योंकि उसके बाद बेच दिया गया, जब बेच दिया गया तो कैपिटल गेन वैल्यूएट करेंगे। 10% जूट मिल कंपनी के डिवेंचर, 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, ओ सॉरी आप ऐसे लिखें इंटरेस्ट ऑन, क्योंकि हमें डिवेंचर नहीं लिखना, हमें इंटरेस्ट लिखना है। इंटरेस्ट ऑन 10% जूट मिल कंपनी, ये जूट मिल, इंटरेस्ट ऑन जूट मिल कंपनी डिवेंचर, ठीक, जूट मिल कंपनी डिवेंचर। तो जूट मिल कंपनी डिवेंचर 7,500 के हैं और उस पर इंटरेस्ट 10% 750 पूरे साल का। याद रखिए मैंने बार बार आपको बताया कि अगर मैं खुद ब्याज कैलकुलेट कर रहा हूं तो कोई टीडीएस का मुद्दा नहीं होगा। अगर मैं खुद ब्याज कैलकुलेट कर रहा हूं तो कोई भी टीडीएस का मुद्दा नहीं होगा, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। सहकारी समिति के ऋण पत्रों पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटीज डिवेंचर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज डिवेंचर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज डिवेंचर, और वो भी कितने रुपए के? 1,000 के। और सहकारी समिति के ऋण पत्रों पर ब्याज 1,000 रुपये मिले हैं और सहकारी समितियां टीडीएस नहीं काटती, इसलिए ये सीधे कर योग्य होगा। यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। पूरा फिर से सुन लीजिए। 1 अप्रैल 2019 को मिस्टर एक्स के विनियोग निम्न प्रकार थे। 10% यूपी गवर्नमेंट लोन, वो तो टैक्सेबल है ही, उस पर इंटरेस्ट कि, और उस पर टीडीएस भी नहीं कटता, और स्वयं हम ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं तो टीडीएस का मुद्दा नहीं होता। फिर 10% इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट डिवेंचर, 6 ही महीने का ब्याज पाके उसको गत वर्ष में ही बेच दिया गया, तो कैपिटल गेन भी उस पर वैल्यूएट होगा, 6 महीने का ब्याज टैक्सेबल हो गया। फिर 10% जूट मिल कंपनी के डिवेंचर, साल भर का ब्याज मिलेगा, क्योंकि यहाँ समय तो दिया नहीं, जब समय नहीं दिया पूरे साल का मिलेगा। फिर आगे कहा गया है सहकारी समिति के ऋण पत्रों पर ब्याज, और सहकारी समितियां उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं करती, टीडीएस नहीं काटती, और इनका ब्याज कर योग्य होता है। 1 अक्टूबर 2019 को उसने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट डिवेंचर बेच दिए हैं, मान लिया, अभी बेचना तो हम बाद में निकालेंगे, और बेच के फिर से 12% पोर्ट ट्रस्ट बांड 20,000 रुपये के क्रय कर लिए, सेम डेट 1 अक्टूबर को। अब 1 अक्टूबर को नया बांड खरीदा गया, तो अक्टूबर में ब्याज नहीं मिलेगा, नवंबर में नहीं मिलेगा, दिसंबर में नहीं मिलेगा, जनवरी में मिलेगा 2020 में, जो कि हमारे गत वर्ष में होगा, ठीक। हमारे गत वर्ष में केवल एक बार ये ब्याज, चूंकि अक्टूबर में खरीदा गया, ब्याज कहाँ है देते हैं जनवरी में और जुलाई में, तो अक्टूबर में कोई चीज़ खरीदी गई, तो अक्टूबर में खरीदी गई तो नवंबर दिसंबर जनवरी में ब्याज मिलेगा, फरवरी मार्च में गत वर्ष समाप्त हो जाएगा, अप्रैल मई जून जुलाई में अगला ब्याज मिलेगा, जो कि हमारे गत वर्ष में नहीं होगा। तो हमारे गत वर्ष में केवल कितनी बार ब्याज मिलेगा? एक बार, 6 महीने का। तो कह रहे हैं 12% पोर्ट ट्रस्ट बांड 20,000 रुपये के क्रय कर लिए गए, 15% प्रतिवर्ष की दर से लोन लिया गया, वो अलग बात है, पहले हम यहाँ इंटरेस्ट दिखाएंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो पोर्ट ट्रस्ट बांड खरीदा गया है वो कितने का खरीदा है, उस पर कितना इंटरेस्ट है, कितना लोन है, उस पर कितना इंटरेस्ट है, कई सूचनाओं में आपको उलझाया गया है। आप ये देखो कब खरीदा, अक्टूबर में, पहला ब्याज कब मिला? जनवरी में, जो कि हमारे गत वर्ष में पड़ा। दूसरा ब्याज कब मिलेगा? जुलाई में, जो हमारे गत वर्ष में नहीं है, जुलाई 2020 में। तो एक 6 महीने का ही ब्याज हमें मिलेगा। तो 20,000 और कितने परसेंट है? 12%। इंटरेस्ट ऑन 12% पोर्ट ट्रस्ट बांड, पोर्ट ट्रस्ट बांड, तो फॉर 6 मंथ, 6 महीने का वैल्यूएट करना है फॉर 6 मंथ। 20,000 के हैं, 20,000 का 12% 2,400, 6 महीने का 1,200। फिर जब बेचा गया है उस पर जो
वो कैपिटल गेन में जाएगा। और जो ऋण लेके उसको खरीदा गया था उस पर जो ब्याज दिया जाएगा उसकी छूट मिल जाएगी। मतलब कितनी बातें हैं? 3 बातें याद रखिएगा। आगे, प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय के लिए बैंक ने अंकित मूल्य पर 1% कमीशन दिया और लिया है। चलो आगे बढ़ गए। फिर कह रहे हैं ब्याज संग्रहित करने के लिए 20 रुपये कमीशन वसूल किया, इसकी भी छूट मिल जानी है। गत वर्ष में अपने पिता की मृत्यु पर 1 दिसंबर 2019 को 5,000 रुपये के 12% मुंबई गवर्नमेंट लोन इनको उत्तराधिकार में मिल गए। मुंबई गवर्नमेंट लोन इनको उत्तराधिकार में मिल गए। तो जब मुंबई गवर्नमेंट लोन इनको उत्तराधिकार में मिल गए तो उस पर भी इनको क्या देना होगा? जब इनको ब्याज मिल जाएगा तो उस पर कर देंगे, इनको कर योग्य होगा। तो उत्तराधिकार में इनको मिल गए और कितने रुपए मिले हैं? 5,000 रुपये के 12% दिसंबर में मिले। तो दिसंबर जस्ट अगले महीने जनवरी में इनको ब्याज मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन 12% मुंबई गवर्नमेंट लोन, ठीक। इंटरेस्ट ऑन 10% मुंबई गवर्नमेंट लोन। तो 5,000 रुपये का है, 12% 600, तो 6 महीने का 300। पूरे इंटरेस्ट हमने तो कैलकुलेट कर लिए। जब पूरा इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया, जोड़ लेते हैं 2,000, 625, 750, 1,000, 1,200, 300, 5,875 रुपये। अब सबसे पहले हम छूट की बात करते हैं। लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 57, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 57। मैंने बार बार आपसे ये कहा है कि पहली चीज़ तो ये कि सिक्योरिटी पे जितना आपको ब्याज मिले आप पहले वो कैलकुलेट कर लीजिए। इन्होंने यूपी गवर्नमेंट लोन पे ब्याज पाया, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट डिवेंचर पे 6 महीने का ब्याज पाया, उसके बाद उसे बेचेंगे। 10% जूट मिल कंपनी का डिवेंचर पर ब्याज मिला, सहकारी समिति के ऋण पत्रों पर ब्याज मिला। और जब उन्होंने पोर्ट ट्रस्ट डिवेंचर बेचे थे, उसको बेचने के बाद फिर से नए बांड खरीद लिए, उस पर भी ब्याज मिला। ठीक, आगे बढ़ गए। अब खर्चे दिए गए हैं, जरा देखिए क्या क्या दिया है। कह रहे हैं प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय के लिए बैंक ने अंकित मूल्य पर 1% कमीशन। ये तो पूंजी लाभ की बात है, उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। तथा ब्याज संग्रहित करने के लिए 20 रुपये कमीशन वसूल किया गया है, इसकी इन्हें छूट मिल जाएगी। बैंक कलेक्शन चार्जेज जो ब्याज आदि कर योग्य हो, अगर उसके वसूली के संदर्भ में कोई खर्च किया गया तो उसकी छूट मिल जाती है। आगे फिर कहा है कि जो प्रतिभूतियां खरीदी थी, ये जो दोबारा मतलब इस सिक्योरिटी को बेचा था, इसको ये जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट डिवेंचर थे इसको बेच दिया था और इसको बेच के एक नए डिवेंचर इन्होंने खरीद लिया था। इसको बेच के नया डिवेंचर खरीद लिया था। तो जब इसको बेचा था तो इस पर 6 महीने का ब्याज मिला था और जो नया खरीदा इस पर 6 महीने का ब्याज मिला। लेकिन जो ये नए डिवेंचर खरीदे हैं, इनको खरीदने के लिए इन्होंने लोन ले लिया। कितने रुपए का? 10,000 का। तब उस पर इनको ब्याज की छूट मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो लोन लिया है इन्होंने कब? 1 अक्टूबर 2019 को उन्होंने खरीदा है, तो वही इन्होंने लोन लिया होगा। तो 10,000 पर कितने प्रतिशत? 15%। तो 10,000 पर 15% इंटरेस्ट ऑन लोन, 10,000 का 15%, 1,500 साल भर का ब्याज। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने का ब्याज देना है। 6/12 750 रुपये ब्याज की छूट। तो कुल छूट 770 रुपये की। तो 5,875 में से 770 घट गए, 5,105 टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अभी हमें कैपिटल गेन भी निकालना है, अदर सोर्सेज। क्लियर? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। चलिए, हमने ये तो वैल्यूएट कर दिया कि टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज। जब अदर सोर्सेज हमने निकाल लिया, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अभी ये एक सिक्योरिटीज इन्होंने बेची भी थी, तो जब एक सिक्योरिटी इन्होंने बेची हुई थी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उसके लिए हमें कैपिटल गेन निकालना है, कैपिटल गेन निकालना है। चलिए यही निकाल लेते हैं। ठीक, तो कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन, कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन।
कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन, ठीक, फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन। तो सबसे पहले हमें टैक्सेबल कैपिटल गेन निकालना है। अब यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, इनके पास जो 10% इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट डिवेंचर थे उनको इन्होंने खरीदा था 1 नवंबर 2018 में और उनको बेचा है 1 अक्टूबर 2019 में। 1 साल पूरा होने के पहले पहले बेच दिया है। तो हमने ये बता रखा है कि अगर आपके पास कोई शेयर आदि हो तो उसके संदर्भ में है 2 वर्ष, बाकी अन्य संपत्तियों के संदर्भ में है 3 वर्ष। तो यहाँ तो 1 साल पूरा होने के पहले पहले ही बेच दिया है, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो सबसे पहले देखिएगा इन्होंने बेचा कितने में है, ठीक है ना। सबसे पहले ये देखिए बेचा कितने में है, सेल कंसिडरेशन या सेल कंसिडरेशन ऑफ 10% इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट डिवेंचर, 10% इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट डिवेंचर उसको बेचा कितने में है। यहाँ साफ तौर पर दिया था 11,625 रुपये में बेच दिया। लेकिन आपने पढ़ा है कि अगर विक्रय के संदर्भ में कोई खर्च हो तो वो घट जाता है, 1% कमीशन, 1% कमीशन। तो ये वास्तव में थे कितने रुपए के, 12,500 के थे। तो 12,500 के थे, 12,500 पर 1% कमीशन 125 रुपये। कमीशन उस पर निकलेगा अंकित मूल्य पे, विक्रय पे नहीं। तो 125 रुपये कमीशन मिल गया, 125 रुपये कमीशन। तो जब 125 रुपये कमीशन मिल गया तो ये वास्तव में विक्रय कितने का हुआ, 11,500 का हुआ। नेट सेल कंसिडरेशन। यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत ना हुआ। मैंने ये कहा था कि आप जब कभी कोई संपत्ति बेचो, बेचने पे जो खर्च होता है घट जाता है और जो संपत्ति खरीदते हो खरीदने पर जो खर्च होता है जुड़ जाता है। तीनों ने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट डिवेंचर बेचे हैं 11,625 के और उस पर कमीशन दिया 1%। तो कमीशन तो लागत मूल्य पे निकलता है, तो 12,500 का 1% निकाल दिया, 125 रुपये कमीशन आ गया। नेट सेल। अब इसकी प्राप्ति की लागत, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, पाने की लागत कितनी थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उस वस्तु के पाने की लागत कितनी थी। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में प्राप्त करने की लागत 12,500 तो थी ही, प्लस कमीशन 12,500 प्राप्त करने की लागत थी, 12,500 प्लस कमीशन। अगर क्रय पर कमीशन है तो जुड़ जाएगा और अगर विक्रय पर कमीशन है तो घट जाएगा, 125, तो हो जाएगा 12,625, ठीक। तो 12,625 में से 11,500 घट गया, 1,125 शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की भरपाई अदर सोर्सेज से नहीं हो सकती, विशेष रूप से याद रखिएगा, ठीक। वैल्यूएट एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है। आप इलस्ट्रेशन 10 इसी रूल के आसपास है, आप लगाने की कोशिश करिएगा, 10, 11, 12, ठीक है। चलिए 1-2 आप लगाइएगा, फिर 1-2 हम लगाएंगे, अगले 2 दिनों में इलेक्शन समाप्त हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं और पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे एक रेगुलर क्लास पाते हैं। PDF मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। और स्पेशली अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सके। तो आज की क्लास में इतना ही, अगले दिन नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।